उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 200 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी धार्मिक रस्मों को विधिवत पूरा कराया। इस शुभ अवसर पर विभिन्न धर्मों के रीति रिवाजों का पालन किया गया। परिजनों और शुभचिंतकों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी एवं मंगलमय जीवन की कामना की। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक तेंदुए ने गांव में घुसकर आतंक मचा दिया। तेंदुए ने अचानक हमला कर 5 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों में से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके के ग्रामीणों में गहरी दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग ने सूचना मिलते ही तेंदुए को पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। विभाग ने ग्रामीणों को समूह में रहने और अंधेरे में अकेले बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है, ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लॉर्ड मैकाले ने देश की सांस्कृतिक नींव को कमजोर करने का प्रयास किया और हमारी सोच को गुलाम बनाया। उन्होंने जोर दिया कि मैकाले द्वारा लिए गए फैसलों से हुए नुकसान को 2035 तक ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस वर्ष भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के 200 साल पूरे हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के लिए अब मैकाले की मानसिकता से मनोवैज्ञानिक गुलामी को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने स्थानीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरे फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। 24 नवंबर 2025 को उनका शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। हाल ही में एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र के पोते और अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल अपने दादाजी की अस्थियां कलश में ले जाते हुए दिखाई दिए। करण की आंखें नम थीं और उन्होंने भारी मन से दादाजी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान धर्मेंद्र के परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है, जिन्होंने अपने 6 दशकों के करियर में कई यादगार फिल्में दी। दिल्ली में लाल किले के पास कार बम विस्फोट की साजिश रचने वाले आतंकी उमर उन नबी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि उमर अपने पास हमेशा एक सीक्रेट सूटकेस रखता था। हालांकि इस सूटकेस के अंदर क्या होता था, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये उसके खतरनाक मंसूबों से जुड़ा था। उमर खुद को अमीर बताता था और बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। 9 भाषाओं का जानकार और सबसे शिक्षित होने के बावजूद वो भारत में मुसलमानों के नरसंहार की आशंका जताकर जैश-ए-मोहम्मद के लिए शकील जैसे लोगों की भर्ती करता था। पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को खुली धमकी दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना को इसका सही समय पर जवाब दिया जाएगा और वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन हमलों में अफगानिस्तान में बच्चों सहित नागरिकों की मौत की खबर है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध हाल के महीनों में काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC जल्द ही जूनियर इंजीनियर JEE परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर सकता है। यह स्लिप किसी भी समय SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार वेबसाइट चेक करते रहें। स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपनी परीक्षा सिटी और शिफ्ट की जानकारी डाउनलोड कर सकेंगे। ये स्लिप केवल शहर की जानकारी देती है। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले जारी होगा। इस परीक्षा का आयोजन 03 से 6 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के 22 आतंकवादी मारे गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने बताया कि सैनिकों ने खवारिज में आतंकवादियों के ठिकाने पर कब्जा किया। ये ऑपरेशन हाल ही में पेशावर में हुए आत्मघाती हमले के बाद किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुरक्षा बलों की सराहना की और देश से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL ने घरेलू 2 किलोवाट तक और छोटे वाणिज्यिक 1 किलोवाट तक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणा की है। ये योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में चलेगी।
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज पर 100% माफी और मूल बकाया राशि पर 25% तक की भारी छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देना और बकाया राशि की वसूली को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को आसान मासिक किस्तों में भुगतान करने और गलत बिलों को स्वतः ठीक करने की सुविधा भी मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। देश भर के रेलवे कर्मचारी नेता अगले महीने लखनऊ में जुटेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF का 101वां वार्षिक अधिवेशन चारबाग स्टेडियम में 22 से 24 दिसंबर तक होगा। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य नए श्रम कानूनों पर गहन चर्चा और मंथन करना है, जो 21 नवंबर को लागू किए गए हैं। कर्मचारी नेता इन कानूनों में विसंगतियों और उनके कर्मचारी हितों पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रमुख मांगों में वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी इस आयोजन में शामिल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 प्रमुख सड़कें नए साल में एक खास और आधुनिक रूप में दिखाई देंगी। यह परिवर्तन सीएम ग्रिड योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारना है। इन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और पैदल चलने वालों के लिए सुंदर फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, जहां बैठने तक का इंतजाम होगा। सड़कों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था होगी और सुरक्षा एवं सौंदर्य के लिए सभी बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है। यह परियोजना लखनऊ की सुंदरता और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की बेटी दुदुजले जुमा संबुदला पर यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक गंभीर आरोप लगा है। उन पर रूस में सिक्योरिटी ट्रेनिंग का झांसा देकर लोगों को फंसाने और उन्हें यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भेजने का आरोप है। ये सनसनीखेज आरोप उनकी बहन ने एफिडेविट दाखिल कर लगाया है। हालांकि कुछ शुरुआती जांच में इन दावों को गलत और निराधार पाया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सरकार कथित तौर पर फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है। यह मामला दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है। लखनऊ के 12 बिरवा चौराहे पर अंडरपास निर्माण के दौरान पाइपलाइन फटने से बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल यातायात डायवर्जन लागू कर दिया है, जो निर्माण कार्य पूरा होने तक जारी रहेगा। पारा की ओर से आने वाले वाहन अवध चौराहे से पहले बिजली पासी किला तिराहे से मुड़कर जा सकेंगे। कानपुर और सीतापुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अनावश्यक रूप से अवध चौराहे और उसके आसपास के मार्गों का उपयोग करने से बचें। एप्पल अपनी सेल्स टीम में कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रहा है, जिसका असर कई लोगों की नौकरी पर पड़ सकता है। ये फैसला अमेरिका में हुए 43 दिन के सरकारी शटडाउन के बाद लिया गया, जिसने कंपनी की बिक्री को प्रभावित किया। इस छंटनी से मुख्य रूप से सरकारी सेल्स टीम के अकाउंट मैनेजर्स प्रभावित होंगे। एप्पल का लक्ष्य अपने सेल्स कार्यबल को सुव्यवस्थित करना है। हालांकि कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को अन्य टीमों में खाली पदों के लिए आवेदन करने का अवसर दिया है। एप्पल में छंटनी एक असामान्य कदम माना जाता है, क्योंकि कंपनी आमतौर पर बड़े पैमाने पर लेऑफ से बचती है। जम्मू कश्मीर में भाजपा बीजेपी जमीनी स्तर पर अपने विस्तार मिशन को तेज कर रही है। त्राल से लेकर जम्मू तक पार्टी को व्यापक समर्थन मिल रहा है। हाल ही में बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों और शरणार्थियों ने भाजपा का हाथ थामा है। इंजीनियरों को उम्मीद है कि भाजपा सरकार उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और क्षेत्र में विकास लाएगी। वहीं शरणार्थियों को भाजपा पर अपने अधिकारों की सुरक्षा और पुनर्वास का भरोसा है। ये समर्थन आगामी चुनावों से पहले पार्टी की स्थिति को मजबूत कर रहा है। हाल ही में सोने की कीमतों में 2000 रुपये और चांदी में 3200 रुपये तक की भारी वृद्धि देखी गई है। यह उछाल मुख्य रूप से वैश्विक बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेतों, जैसे कि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग के कारण है। एक्सपर्ट्स इसे खरीदारी का सही मौका बता रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका बोफे ने सोने की कीमतों को लेकर बड़ा दावा किया है। बोफे के अनुसार सोने की कीमत 2026 तक $5000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है, जिसका औसत $4538 प्रति औंस रहने का अनुमान है।